नमस्कार दोस्तों। और बताएं आप लोग कैसे हैं। और आज हम आपके लिए अपने टेस्ट सीरीज का पेपर 17 का पार्ट 1 का एक विस्तृत हल लेके आया हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दें और अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर करें। और उसके साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये आज का हम अपना पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल एक पहला है, कौन सा अंग मानव में जल संतुलन को बनाए रखता है। यानी शरीर के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है, वृक्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा, तो इन चारों में से कौन सा अंग है जो शरीर के अंदर जल संतुलन को बनाए रखता है। जल यानी कि पानी के बारे में हम सब जानते ही हैं। ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस के रूप में। अगर हम जल संतुलन की बात करें तो जल जो होता है शरीर में समस्त जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनको भिगोए रखता है और हमारी कोशिकीय जो जल संयोजन होता है उसको बनाए रखता है और रक्त को उसकी द्रव अवस्था में बनाए रखता है। शरीर में सबसे अधिक जल 90% पाया जाता है रक्त के अंदर। और हमारे जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको भी लिक्विड फार्म में जल बनाए रखता है जिससे कि हमारी जो भी बायोकेमिकल रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी जल की आवश्यकता होती है उसकी तालमेल यानी संतुलन को बनाए रखता को जितनी ज़रूरत होती है उतना बनाए रखना ही वो जल संतुलन होता है। तो अगर हम ऑप्शन ए ब्रिक, ऑप्शन बी हृदय और यकृत और फेफड़ा की बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक जो फेफड़ा होता है, लंग्स, इसका काम होता है शोषण करना है। यानी कि जो ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन, एक अंतः श्वसन। इसको एक सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो कोशिकीय श्वसन होता है। एक होता है फुफ्फुसी श्वसन जो फेफड़ा के अंदर होता है, जिसमें रक्त, अशुद्ध रक्त यानी कि अनाक्सिस रक्त जो है लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को बाहर की तरफ छोड़ देता है। और लीवर जो होता है, इसका मुख्य रूप से काम जो होता है शरीर के अंदर जो हम भोज्य पदार्थ खाते पीते हैं तो उत्कों के उपयोग के लिए, यानी कि जो हम खाते पीते हैं उसको पचाकर उसको ऊतक जो हमारे सेल्स होते हैं उसको उपयोग योग्य बनाना होता है और आवश्यकता अनुसार संचित भी करता है। ये तीन प्रकार, इसका मुख्य रूप से तीन कार्य होते हैं लीवर के। संग्रह करना, यानी संग्रह करना का तात्पर्य जैसे हम जो भी खाते पीते हैं तो जितनी आवश्यकता एनर्जी की होती है वो तो हम मिल जाता है। अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो यकृत है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने अंदर संग्रहित कर लेता है और फिर जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की, तो जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हो रहता है यकृत में उसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करके फिर भेज देता है। और हृदय की बात करें तो ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त की आपूर्ति करना होता है जिसके द्वारा पूरे शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पूरे शरीर को के सेल्स तक यानी कोशिकाओं तक पहुंच सके। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिक है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ब्रिक है। ब्रिक जो होता है कि हमारे शरीर की जल संतुलन को बनाए रखता है, क्योंकि इसका हिंदी में इसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य रूप से काम होता है, जो मुख्य काम है वो होता है रक्त को छानना अथवा
और जो रक्त छन जाता है उसको शरीर के अंदर भेज देना होता है। और उसमें से छानता क्या है, जैसे यूरिया, अमोनिया हो गया, जल हो गया, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, और हमारे उत्सर्जित तंत्र यानी मूत्राशय द्वारा बाहर की ओर भेजता है। तो ये एक तरह से ब्लड को छानने का काम करता है, और उसके साथ साथ जल की संतुलन को बनाए रखता है। यदि हमारे शरीर में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तो वही जब जल रक्त के माध्यम से किडनी में पहुंचता है, तो किडनी जो होते हैं, शरीर को जितनी रक्त चाहिए, जल चाहिए उतना वो रक्त के माध्यम से भेज देता है। बाकी जल को हमारे यूरिनरी सिस्टम में, मतलब उत्सर्जन तंत्र में भेज देता है, और उसको हम मूत्र के द्वारा से बाहर निकाल देते हैं। और उसके साथ साथ जो रक्त की प्लाज्मा होती है उसके आयतन को स्थिर रखता है, और हमारी जो रासायनिक संगठन क्रियाएं होती है शरीर के अंदर उसको नियंत्रित करता है, साथ में ही अम्ल क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। ठीक। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 है कि मानव गतिकी में शामिल मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है। देखो, यहाँ से दो चीज़ें मिलती है। मानव गतिकी में शामिल मांसपेशी का अध्ययन कहलाता है, और एक होता है मानव मांसपेशी का अध्ययन। तो जो मानव मांसपेशी का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी के अंदर करते हैं, लेकिन जब हम मानव गतिकी यानी कि जब मानव गति कर रहा है उस अवस्था में हम अगर उस मांसपेशी की अध्ययन करें तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एनाटॉमिकल किन्सियोलॉजी, स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स और अप्लाइड किन्सियोलॉजी। तो अगर हम सबसे पहले अप्लाइड अगर किन्सियोलॉजी की बात करें तो दो चीज़ें होती है, एक प्योर किन्सियोलॉजी, एक अप्लाइड किन्सियोलॉजी। अगर प्योर किन्सियोलॉजी की बात करें हम तो प्योर किन्सियोलॉजी से तात्पर्य होता है कि हम किन्सियोलॉजी को किन्सियोलॉजी के हिसाब से पढ़ें, तो वो शुद्ध किन्सियोलॉजी होता है। और जब हम किन्सियोलॉजी को बायोमैकेनिक्स के थ्रू के परिप्रेक्ष्य में के साथ जोड़ कर पढ़े, या हम एनाटॉमी के साथ जोड़ के पढ़े, या फिजियोलॉजी के साथ जोड़ के जब किन्सियोलॉजी को पढ़े, यानी कि दो विषयों का संयोग कर दें तो वो अप्लाइड हो जाता है, अप्लाइड किन्सियोलॉजी करता है। यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को किसी और विषय के साथ जोड़ के जब पढ़ा जाता है तो वो अप्लाइड किन्सियोलॉजी कहलाने लगता है, अप्लाइड कहलाने लगता है। अगर हम बायोमैकेनिक्स की बात करें तो जैसे कि हम किन्सियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो शरीर की किस प्रकार की गति बल पैदा करती है उसका अध्ययन हम किन्सियोलॉजी के अंदर करते हैं। लेकिन जब बायोमैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम मांसपेशी संरचना और तंत्र के साथ, हमारी जो मांसपेशी संरचना है और हमारी जो तंत्र है, जैसे मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र जो है, उनके साथ जब भौतिक यांत्रिकीय विज्ञान के नियम लगते हैं। भौतिकी यांत्रिक विज्ञान में जब नियम का मतलब होता है बल, वायु प्रतिरोध, घर्षण बल, दबाव और भी तमाम तरह के भौतिक क्रियाओं के साथ जब हम कोई और उपकरण का भी उपयोग करते हैं, मैकेनिक का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम बायोमैकेनिक्स विषय का अध्ययन करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी की स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी जो होता है ना, जब मानव की मांसपेशियाँ, उसकी बनावट, उसकी स्थिति और प्रकार का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी कहलाते हैं। यानी कि हमारी मांसपेशी की जो बनावट है, स्थिति है और प्रकार का अध्ययन किया जाता है तो स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारी ट्राइसेप जो मांसपेशी होती है हाथ की, तो उस मांसपेशी में गति के दौरान जब ये गति करते तो उसकी जो इंसर्शन है, ओरिजिन और बैली और उसके प्रकार का, मतलब कि इंसर्शन जहाँ पे वो खत्म होती है, ओरिजिन जहाँ से मांसपेशी शुरू होती है, और बैली यानी बीच का भाग, और उस मांसपेशी के प्रकार का जब अध्ययन करते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी के अंदर आता है। तो आप
आपको शुरू में बताया कि प्रश्न यहाँ पे दो चीज़ों से मिलके आता है कि अगर मानव गति की मांसपेशी की बात करें तो वो हमारा तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी है, क्योंकि इसमें बताया गया आपको, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो किन्सियोलॉजी होती है उसमें जो हमारे मानव गतिकी, जब व्यक्ति गति करता है तब उसकी जो मांसपेशी होती है गमन करती है, तो उस गमन के दौरान ही संबंधित जो मांसपेशियां हैं, जैसे मान लीजिए हमको ट्राइसेप मांसपेशी उस अवस्था में उसका अध्ययन करना है तो उसकी इंसर्शन, ओरिजिन और बैली और उस मांसपेशी का प्रकार का अध्ययन उस अवस्था में करते हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगर हम ऑप्शन ए एनाटॉमिकल किन्सियोलॉजी की बात करें, तब जब हम किसी समय या किसी मसल्स को बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किसी अन्य विषय के हिसाब से सॉरी और जब हम एनाटॉमिकल किन्सियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें अगर हम एक मांसपेशी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बाइसेप्स मांसपेशी को ले तो इसके दो सिरे होते हैं। एक होते हैं ओरिजिन सिरा, जहाँ से मांसपेशी शुरू होती है, प्रारंभ होती है, यानी जहाँ से उत्पन्न होती है, और दूसरा सिरा होता है इंसर्शन, जहाँ पे समाप्त होती है। और दोनों भाग में टेंडन होता है जो संबंधित जो बोन होता है उससे इस मसल्स को जोड़ी रहती हैं। तो जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन जिस बोन पे होता है तो उसका इंसर्शन उस बोन पे न हो के उस जोड़ के बाद उस बोन के जो जहाँ पे जोड़ होता है उसके अगला जो बोन होता है वहाँ पे जोड़ता है। अर्थात जो बाइसेप्स हमारी मांसपेशी इसका जो टेंडन होता है, ओरिजिन स्थान होता है, वो स्कापुला के पास में होता है। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उस वहाँ पे स्कापुला बोन आता है, वहीं पे इसका ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन जो होता है ह्यूमरस बोन के अंतिम छोर पे होता है। तो इसका इस तरह का अध्ययन हम एनाटॉमिकल किन्सियोलॉजी के अंदर करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर स्ट्रक्चरल किन्सियोलॉजी। और प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, तो उसमें है कि पेशियों की जटिल गतिविधि का विश्लेषण करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। अगर हम पेशियों की जटिल गतिविधि की बात करें तो पेशियों की जब हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो चाहे उठते बैठते, दौड़ना, खेलना, ये सब जटिल गतिविधियाँ के अंतर आ सकती हैं। तो इन सब का विश्लेषण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अरस्तु, आर्किमिडीज, गैलीलियो, लियोनार्डो। तो सबसे पहले ऑप्शन डी, अगर लियोनार्डो की बात करें तो मानव शरीर संरचना में ये जो लियोनार्डो थे ये मानव शरीर की संरचना में बहुत रुचि रखते थे और वो मानव मूवमेंट कैसे करता है इसके बारे में इन्होंने विश्लेषण किया था। उनके कि मानव कैसे गति करता है उसके बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। गैलीलियो ने एक स्थिर जड़त्व का गति के नियम को प्रतिपादन किया था और उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और इसी सिद्धांत से प्रभावित होकर आइजैक न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे: जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल, उसको अंग्रेजी में हम फ्लोटिंग बॉडी हाइपोस्टैटिक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि हम उत्प्लावन बल को फ्लोटिंग बॉडी हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी जितनी हटती है उस जगह से, यानी कि उतने भार के बराबर वो पानी वस्तु को जब हम डालते हैं तो वस्तु जितना पानी में डूबता है उतना भार, यानी कि जितना डूबा हुआ भार होता है पानी के अंदर वस्तु का, उतना भार वो पानी बराबर भार
पानी को हटाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण जहाज की दें तो उसकी पेदी जितनी पानी में डूबी होती है अ, उतना पानी वो उस जगह से हटाया रहता है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु, यानी कि अरस्तु जो थे इन्होंने ही सबसे पहले मांसपेशियों की खोज की और उन्हें बताया कि मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया होती है। क्योंकि इन्होंने अपना एक इनका विद्यालय था लाइसियम लाइसियम विद्यालय था, जिसमें इन्होंने नियम बनाया था कि जितने भी इनके स्टूडेंट शिष्य थे वो सभी को खड़े होके चल के झुक के काम करना होता है, न कि एक जगह बैठ के काम करना होता है। तो वहीं से इन्होंने पेशियों पर अध्ययन चालू किया था और उन्होंने बताया कि मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया होती है और जब संकुचन होता है तो वही मांसपेशी छोटी होती है और ऐसी मांसपेशी को प्राइम मांसपेशी कहते हैं, यानी जो सबसे पहले काम करती है किसी भी गतिविधि के लिए तो उसको प्राइम मांसपेशी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि जब और उसकी जो सहायक मांसपेशी होती है उसको हम सिनर्जिस्ट मसल कहते हैं, और जो उस गतिविधि उस मांसपेशी जो प्राइम मांसपेशी उसकी विरोध होती है उसको एंटागोनिस्ट मसल कहते हैं। ठीक, तो वह तो जब वो संकुचित होती है तो छोटी होने लगती है, तो वह छोटे होने से चूहे जैसी लगने लगती है और छोटे चूहे को हम लैटिन भाषा में मस्कुला कहते हैं। छोटे चूहे को लैटिन भाषा में मस्कुला कहते हैं और मस्कुला से ही मस्कुलस शब्द बना और अब यही मस्कुलस से मसल का नाम बना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरस्तु। अब प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो इसमें भारतीय ओलंपिक इतिहास के ऐतिहासिक भवन किसे कहते हैं, यानी कि भारतीय ओलंपिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण भवन सबसे किसको माना जाता है? गवर्नर हाउस, YMCA मद्रास, डक्कन जिमखाना। गवर्नर हाउस का अगर हम रोल देखें तो ये इसमें जो थे उस समय भारत क्योंकि अंग्रेजों के आधिपत्य में था, उनका गुलाम था, इसलिए वहाँ पे गवर्नर हाउस जो होता है, जो गवर्नर बन के आता था क्षेत्र का उसका वो हाउस होता था। तो इससे भारतीय इतिहास का ओलंपिक इतिहास का कोई संबंध नहीं है। अगर हम YMCA मद्रास की बात करें तो जब मैंने इसको अपने ग्रुप में इस प्रश्न को डाला था तो सभी लोगों ने क्रम से ही YMCA मद्रास को ही चुना, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि YMCA मद्रास एक स्कूल के रूप में स्थापित की गई थी जिसको SC बक ने 1920 में इस्टेब्लिश किया था और वहाँ पे शारीरिक शिक्षा की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन अगर हम भारतीय ओलंपिक इतिहास की ऐतिहासिक भवन की बात करें तो ऑप्शन सी डक्कन जिमखाना है, क्योंकि डक्कन जिमखाना में ही दोराबजी टाटा के नेतृत्व में ओलंपिक कमेटी बनाने के उद्देश्य से और जिसमें नेहरू जी, SC बक और वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे उन सबका एक मीटिंग हुआ करता था एक ओलंपिक टीम बनाने के लिए। जब 1920 में भारत ने पहली बार अनऑफिशियली तौर पर ओलंपिक टीम भेजी थी, उससे पहले से वहाँ पे समिति बनाकर ये लोग टीम भेजने के लिए एक समिति की नींव रखने का प्रयास करते थे। तब और यहीं से ही भारतीय ओलंपिक कमेटी एसोसिएशन का बनाने का नींव पड़ा और 1907 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन समिति बनी। तो ये जो प्रथम अध्यक्ष से दोराबजी टाटा उन्हीं के नेतृत्व में डक्कन जिमखाना में नेहरू जी, SC बक, तत्कालीन गवर्नर महाराजा यादवेंद्र सिंह, इन लोग की एक बैठक हुआ करती थी 1920 से पहले से ही, ताकि भारत को भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कराया जाए। इसलिए ये डक्कन जिमखाना महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 1920 ओलंपिक में डिप्लोमा से सम्मानित किए गए खिलाड़ी कौन हैं? 1920 का ओलंपिक एंटवर्प ओलंपिक था जिसमें भारत ने पहली बार अनऑफिशियली तौर पर पार्टिसिपेट किया था और इसमें ऑफिशियल सहित कुल 8 लोग एंटवर्प गए थे टीम के हिस्सा बन के, जिसमें से 6 खिलाड़ी थे और उन 6 खिलाड़ी में से
2 खिलाड़ी रेसलर यानी कि कुश्ती के थे और 4 खिलाड़ी एथलीट थे। उसमें जो P.O. बनर्जी थे वो 100 मीटर और 400 मीटर रेस के थे और भारत के ध्वजारोहक भी थे। उसके बाद जी नावले और M. शिंदे जो थे ये रेसलर थे, कुश्ती के लिए गए थे। और P.F. चौगले और S. दातर P.F. चौगले जो थे 10,000 मीटर मैराथन में थे और S. दातर जो थे वो भी मैराथन में थे। तो तब हम इसमें बात करेंगे डिप्लोमा से सम्मानित। तो उस समय जब ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन बना था तो वहाँ पे और उनको ओलंपिक जो डिप्लोमा था उस मिलने का कारण यह था कि उस समय IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एक नियम बनाया गया था कि कुल एथलीट, जितने भी एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें से जितने टॉप एथलीट चुने जाएंगे, उस टॉप एथलीट में 25% टॉप एथलीट लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर 100 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें से यदि 25% एथलीट यानी कि 25 एथलीट जो टॉप के होंगे उनको एक सम्मान के तौर पर उनको ओलंपिक डिप्लोमा दिया जाता था। इसलिए P. चौगले भी थे उन टॉप 25% में, तो इनको भी ओलंपिक डिप्लोमा से सम्मानित किया गया था। तो आज का जो से 5 भाग, प्रश्न संख्या 17 का जो सेट था हमारा 17वां, उसका भाग 1 का यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई समस्याएं आप लोग को समझने में आती है या कोई कंफ्यूज सा रहता है तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और उसके साथ साथ अपनी राय हमें सुझाव हमेशा अपनी शेयर करते रहें ताकि मैं और अच्छा करने का प्रयास करता रहूं। कभी कभी कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और फिर से एक बार आप लोग को दोहराना चाहूँगा कि अगर प्रयास अच्छा लगता है तो कम से कम एक लाइक आप ज़रूर करें और एक बार अपने फेसबुक वॉलपेपर पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब हम वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और अगर कोई भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो उसको आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और इस पेपर का जो लिंक है, इस पेपर का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और उसके साथ अपने जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें। बहुत लोग व्हाट्सएप पे कहते हैं जुड़ने के लिए, जो समस्या होती है क्योंकि व्हाट्सएप पे 250 लोग से अधिक जोड़ना संभव नहीं और टेलीग्राम पे असीमित लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग कृपा करके टेलीग्राम पे ही जुड़ें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने में मदद करें। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद है।